अगर आप कभी भी जापान की पहाड़ियों में हों और आपको एक बूढ़ी औरत मिले जो आपको उसकी मदद करने के लिए कहे, वो बिल्कुल ओनी बाबा जैसी दिखे, तो समझ लेना कि वो ओनी बाबा ही है। सुनने में आता है कि ओनी बाबा और उसकी प्रेग्नेंट बेटी जापान के एक छोटे से गांव आदाचिगाहारा में रहती थीं। लोगों को लगता था कि ओनी बाबा को उसके हमसाए में रहने वाली औरत से जलन होती थी, क्योंकि वो भी मां बनने वाली थी। ओनी बाबा ने अफवाहें फैलाई कि उसकी हमसाई का बच्चा किसी गलत रिलेशनशिप रखने की वजह से जन्म लेगा। गांव वालों ने उस औरत से जलना शुरू कर दिया और उन्हें लगने लगा कि उसका बच्चा ओनी बाबा की बेटी के बच्चे से ज्यादा खूबसूरत होगा। सर्दियों के महीने में जब बच्चे ने जन्म लिया तो उसके असिस्टेंट ने उसे बताया कि बच्चा बीमार है और उसके इलाज के लिए कुछ दवाइयों की जरूरत है। जब ओनी बाबा को इस बात का पता चला तो वो बच्चे की दवाई ढूंढने के लिए निकल गई। इन्हीं सभी बातों के साथ असिस्टेंट ने बताया, अगर बच्चे को मेडिसिन ना दी गई तो वो मर सकता है। इसी के साथ अगर बच्चे को आज के दिन मेडिसिन ना दी गई तो ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ओनी बाबा ने अपनी बेटी को दिलासा दिया और कहा कि वो उसके बच्चे को बचाएगी। अगर मैं किसी ना जन्म लिए गए बच्चे का जिगर लेकर इसमें डाल दूं तो ये बच्चा बच सकता है। उसकी बेटी अपनी माँ की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा डर गई और उसने पूछा, ये ना जन्म लिए गए बच्चे का जिगर आप कहाँ से लाओगी? ओनी बाबा इसके बारे में जानती थी और उसको पाने के लिए प्लान बनाने लग गई। और उसी रात बर्फानी तूफान में ओनी बाबा अपनी हमसाई के घर पहुंच गई। कुछ समय के बाद ओनी बाबा हमसाई के घर पहुंच गई और उसने आहिस्ता से दरवाजा खोला और फिर ओनी बाबा ने अपना खंजर उस औरत के पेट में मार दिया और लगातार मारती रही। उसने तब तक खंजर से वार किया जब तक वो तड़प कर मर न गई। और फिर इस सब के बाद उसने एहतियात से बच्चे का जिगर निकाल लिया। उसने उसे अपने हाथ में पकड़ा और उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। और फिर उसकी नजर कमरे के एक कॉर्नर में गई। वहां उसने एक नेकलेस देखा जो खून में भीगा हुआ था, जिस पर 7 का निशान बना हुआ था और वो मरने वाली औरत ने पहना हुआ था। उसको याद आया कि ये तो उसकी बेटी का नेकलेस है और उसे ये जान के बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि उस औरत ने इसकी बेटी का नेकलेस चोरी कर लिया। लेकिन जब ओनी बाबा ने उस औरत का चेहरा देखा तो सच्चाई उसके सामने आ गई और उससे अपने किए पे पछतावा होने लगा। उसने अपने हाथों से अपनी ही बेटी और पोते को मार डाला था। और उसी रात के बर्फानी तूफान ने ओनी बाबा के घर को तबाह कर दिया और उसी की हमसाई ने उसकी बेटी को तूफान से बचा लिया। और उसी रात से ओनी बाबा कभी खुद को माफ नहीं कर पाई और जंगल में चली गई। और लेजेंड्स का मानना है कि वो एक चुड़ैल बन गई है। कहा जाता है कि वो पहाड़ों में भटकती रहती है अपने अगले शिकार के लिए। तो अगर आप आदाचिगाहारा में हो तो बूढ़ी औरतों से दूर रहना, क्योंकि आप उसके अगले शिकार हो सकते हो, ओनी बाबा के, जो कि अब एक चुड़ैल है। जापान में कई अर्बन लेजेंड्स पाए जाते हैं, लेकिन उनमें से एक अर्बन लेजेंड है क्योटाकी शहर में पाई जाने वाली क्योटाकी टनल। क्योटाकी टनल किसी रहस्य की वजह से भूतिया मानी जाती है। इस टनल की लंबाई 444 मीटर है और जापान में नंबर 4 का लफ्ज मौत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस टनल में बहुत सी ऐसी घटनाएं घटी हैं जिससे इंसान का दिल दहल जाता है। इस टनल को 1920 में बहुत से मजदूर गुलामों से बनवाया गया।
इस टनल को बनाने का मकसद एक रेलवे लाइन बनाना था जो नजदीक के शहर रशियाना तक जा सके। काम के चलते हुए कई घटनाएं घटी और फिर एक अर्थक्वेक ने बहुत से मजदूरों की जान ले ली। इस टनल पर किया जाने वाला काम मुकम्मल नहीं हो सका और बहुत से लोगों की जान चली गई। मरने वाले लोगों की संख्या में से कुछ लोगों की लाशें वहीं दबी रह गईं और जिन लोगों की लाशें मिल गईं उनको दफना दिया गया। लेकिन उन लोगों की कब्रों को टनल से कुछ दूरी पर बनाया गया। जल्द ही इस रेलवे लाइन को रोपवे में तब्दील कर दिया गया और तभी से इस रोपवे को इस्तेमाल करने वालों के साथ अजीबोगरीब घटनाएं घटना शुरू हो गईं। बहुत से लोगों के साथ ये घटनाएं तब घटी जब वो टनल से गुजर रहे थे। जब लोग टनल से गुजरते तो उन्हें अपनी गाड़ी में एक भूत नजर आता जो उस टनल में काम करने वाले एक मजदूर का था। बहुत से लोगों के साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि उन्हें टनल के अंधेरे में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देना शुरू हो गईं। कुछ लोगों का कहना था कि टनल के अंदर मौजूद हवा से उनका दम घुटना शुरू हो गया। टनल के अंदर मौजूद हवा इतनी बदबूदार थी कि लोगों को लगा कि उनकी मौत यहीं हो जाएगी। बहुत से लोगों का ये भी कहना था कि वो जब टनल के अंदर दाखिल हुए तो उन्हें बहुत से हवा के झोंके महसूस हुए। लेकिन बाद में जब उन्होंने अपनी कार को देखा तो वो गंदे हाथों के निशान से भरी हुई थी। लेकिन सुनने में ये भी आया है कि टनल की एंट्रेंस पर एक औरत सफेद कपड़ों में देखी गई है। वो लोगों को अपनी अजीब सी शक्ल से घूरती रहती है और कई बार ऐसा हुआ कि वो गाड़ियों के सामने आ गई और इसी वजह से कई हादसात हुए। लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ है कि आप आसानी से क्योटाकी टनल को क्रॉस कर सकते हो, लेकिन कभी भूल कर भी अपनी गाड़ी के शीशे की तरफ मत देखिएगा। लेकिन अगर आपने भूल कर भी शीशे की तरफ देख लिया तो 4 दिन बाद आप एक दर्दनाक मौत मारे जाओगे। ये कहानी एक लड़की की है जिसका नाम यूमी नाकामोरा है, जो अपने पिताजी के ट्रांसफर की वजह से एक नई जगह पर रहने के लिए आई थी। वो अपने एलिमेंट्री स्कूल के दरवाजे के सामने खड़ी थी। ये उसके स्कूल का पहला दिन था, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं आ पाए। यूमी ने हिम्मत जुटाई और स्कूल में दाखिल हो गई। वो अपनी क्लास में गई और उसने टीचर को बताया कि वो एक न्यू स्टूडेंट है। उसके चेहरे से वो काफी नर्वस लग रही थी। उसकी टीचर ने उसे कहा कि वो परेशान ना हो। टीचर ने सभी स्टूडेंट्स को यूमी के बारे में बताया और उनसे रिक्वेस्ट की कि वो यूमी के अच्छे दोस्त बनकर रहें और उसका अच्छे से ख्याल रखें। लास्ट बेंच में बैठी 2 लड़कियों ने यूमी के कपड़ों और बालों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि यूमी के कपड़े उनसे बिल्कुल अलग थे। और फिर एकदम से उनके दिमाग में एक योजना आई। उन्होंने ब्रेक टाइम उसके साथ एक प्रैंक करने का सोचा। और फिर ब्रेक का समय आ गया। उन दोनों लड़कियों ने जाके यूमी से पूछा, क्या तुम पूरे स्कूल को देखना चाहोगी? और यूमी ने जवाब दिया कि उसे स्कूल को देख के बहुत अच्छा लगेगा, मगर सबसे पहले वो ये जानना चाहती है कि टॉयलेट कहाँ है। दोनों लड़कियों को इसी मौके की तलाश थी। उन्होंने यूमी को बताया कि वो 3rd फ्लोर पर है और साथ ही उसने बोला, क्या तुम हनाको-सान को देखना चाहोगी? कौन? उसने पूछा। द लेजेंड ऑफ हनाको-सान एक जापानीज स्टूडेंट थी जिसे जापान में कई सदियों से माना जाता है और कहा जाता है कि वो एक छोटी बच्ची की आत्मा है जो स्कूल्स के बाथरूम में भटकती है। कुछ लोगों का कहना है कि हनाको-सान की मौत वर्ल्ड वॉर 2 में हुई थी, जब वो बाथरूम में छुपकर हाइड एंड सीक खेल रही थी। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि हनाको-सान का कत्ल किसी अजनबी ने किया, इसीलिए वो स्कूल के बाथरूम्स में भटकती रहती है।
ये बात अक्सर सुनने में आई है कि हनाको-सान को बुलाने के लिए स्कूल के 3rd फ्लोर के बाथरूम में जाओ। जब तुम बाथरूम के बिल्कुल सामने खड़े हो तो 3 बार दस्तक दो और उसके बाद पूछो, हनाको-सान क्या तुम अंदर हो? अगर वो वहाँ मौजूद होगी तो वो तुम्हें एक अजीब और हल्की सी आवाज़ में जवाब देगी, हाँ मैं हूँ। और अगर तुम दरवाज़ा खोल देते हो तो अगले लम्हे तुम्हें जो अदृश्य नज़र आएगा वो लाल रंग के कपड़े होंगे। वो कोई और नहीं, खुद हनाको-सान होगी। अगर तुमने उसे एक बार देख लिया तो वो अपने साथ तुम्हें टॉयलेट में ले जाएगी। जब तुम एक बार उसके साथ उसकी दुनिया में चले जाओगे तो इस सब का मतलब है कि तुम अपनी सारी ज़िंदगी उसके साथ जहन्नुम में गुजारोगे। उन दोनों लड़कियों ने यूमी से कहा कि वो 3rd फ्लोर पर जाए और 3 बार दस्तक दे। वो अपने क्लासमेट्स के सामने बहादुर बनना चाहती थी। वो ये नहीं चाहती थी कि उसे कोई तंग करे। ये सोचकर उसने उनकी बात को मान लिया और फिर वो सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। वो 3rd बाथरूम के सामने थी। उसने दस्तक दी लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इस सब के बाद उसने दरवाज़ा खोला और उसी लम्हे उन दोनों लड़कियों ने उसे अंदर की तरफ धक्का दे दिया। उन्होंने एक लोहे के तख्ते की मदद से दरवाजे को बंद कर दिया ताकि वो बाहर ना निकल पाए। वो बहुत ज़्यादा रोई, चिल्लाई, मगर उसके लिए यहाँ कोई नहीं था और ना ही उसकी कोई मदद करने को आया। इसी सब के चलते स्कूल का दिन ख़त्म हो गया और रात हो गई। उसके पेरेंट्स अपनी न्यू जॉब्स में बिजी होने की वजह से यूमी के बारे में भूल गए और वो वहीं फंसी हुई थी, एक सुनसान अंधेरे बाथरूम में। ये रात उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी। और फिर अगली सुबह वो दोनों लड़कियां वापस आईं और देखना चाहती थी कि यूमी के साथ क्या हुआ। उन्होंने दरवाज़ा खोला और वो ये देखकर चौंक गई क्योंकि यूमी वहाँ मौजूद नहीं थी। उन्हें इस बात पर यकीन हो गया कि हनाको-सान है। हनाको-सान उन दोनों को भी अपने साथ ले गई, एक जहन्नुम ज़दा जिंदगी में। ये कहानी है 1990 की, जब एक विलेज के करीब एक जंगल में, जहां 2 स्टूडेंट्स हाइकिंग के लिए आए थे, उन्होंने प्लान बनाया था कि वो यहाँ पे अपने अंकल के विले पर रुकेंगे। वो दोनों जंगल की तरफ जा रहे थे और उन्हें चलते चलते तकरीबन 20 मिनट बीत गए थे और कुछ समय बाद वो दोनों ही गांव के गेट पर पहुंच जाते हैं। लेकिन वहाँ पूरा गांव एकदम खामोशी से भरा हुआ था और वो दोनों वहाँ पे अपने अंकल के विले को ढूंढ रहे थे। कुछ समय बाद उन्हें एक कॉफी शॉप मिलती है। वो बहुत ज्यादा थके हुए थे, इसी कारण वो वहाँ पे रुकने का फैसला करते हैं। शॉप में जो शख्स था वो उन दोनों को ही 2 कप कॉफी देता है और उन दोनों से पूछता है कि आखिर तुम लोग कहाँ जा रहे हो। जिस पर वो कहते हैं कि हम अपने अंकल के विले की तरफ जा रहे हैं, जो कि जोगिया पहाड़ की तरफ है। ये बात सुनकर कॉफी देने वाला शख्स बड़े ही चिंता जाहिर करते हुए कहता है, फिर तो तुम दोनों संभल कर जाना, क्योंकि रात के समय ये जंगल बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। जिस पर वो स्टूडेंट्स कहते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? जिस पर वो कॉफी वाला शख्स कहता है, सुनने में आया है कि रात के समय जो कोई भी उस जंगल पे जाता है वो कभी लौट कर वापस नहीं आया, इसलिए वहाँ पर जाते समय तुम दोनों अपना ध्यान रखना। जिस पर वो स्टूडेंट्स हंसते हुए कहते हैं, सर हम ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करते, ये बातें झूठ और अफवाह के सिवाय और कुछ भी नहीं है। उन दोनों स्टूडेंट्स के ऐसी बातों को सुनकर वो कॉफी वाला शख्स उन्हें बड़े ही गौर से देखते हुए कहता है, ठीक है, तुम मानो या ना मानो, मैं बस इतना कहूँगा कि तुम दोनों अपना ध्यान रखना। थोड़े टाइम रेस्ट करने के बाद वो दोनों लड़के चलने का फैसला कर लेते हैं और फिर जंगल की तरफ चले जाते हैं। उन दोनों ने ही कॉफी वाले शख्स की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और जंगल की तरफ चलने लगे। वो बस जंगल के बारे में और उस अफवाह के बारे में सोच रहे थे और जंगल के रास्ते पे चलते ही जा रहे थे। उनके अंकल का विला पहाड़ों के दूसरी तरफ था, जहां जाने के लिए उन्हें जंगल को पार करना था। और ऐसे ही रात हो जाती है। रात के समय उनको जंगल में कुछ मुर्गियां चलते हुए दिखाई देती है। उन मुर्गी को देख वो दोनों ही लड़के एक दूसरे को बड़े ही चालाकी के साथ देखते हैं और मुस्कुरा देते हैं। असल में वो ये चाहते थे कि उन मुर्गियों को पकड़ के वो आज रात का खाना बना ले। और फिर कुछ समय बाद वो दोनों लड़के वहां पर अपने कैंप को लगाने लगते हैं। कैंप को लगाने के बाद एक लड़का
आग जलाने के लिए लकड़ियों को इकट्ठा करने लगता है। तो वहीं दूसरा लड़का मुर्गियों को पकड़कर लेके आ रहा था और फिर उन मुर्गियों को मारने के बाद उन मुर्गियों को अच्छे से धो दिया और फिर आग लगाकर और उन मुर्गियों को दोनों एक साथ बैठकर रोस्ट करने लगे। उन दोनों ने उन मुर्गियों को एक बर्तन में धोया था जहाँ पर उसका खून पड़ा हुआ था, जिसे उन्होंने नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन उन लड़कों को क्या पता था कि उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है और उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था क्या क्या और क्या होने वाला है। डिनर करने के बाद फिर वो दोनों लड़के कैंप फायर में मजे करने शुरू कर दिए और एक ने म्यूजिक बजाना शुरू कर दिया और दूसरे ने हॉरर स्टोरीज सुनाना शुरू कर दिया। लेकिन इसी दौरान उन्हें अचानक से हवा में एक बहुत गंदी बदबू आती है और फिर तभी एक लड़का कहता है, क्या तुमने उन मुर्गियों का खून अभी तक उन बर्तनों में ही रखा है? दूसरे लड़के ने जवाब दिया, नहीं मैंने तो नहीं रखा। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक से उन दोनों को ही एक डरावनी आवाज जंगल से आती हुई सुनाई देती है और उनमें से एक लड़का डरते हुए कहता है, पापा आखिर ये था क्या? जिसके बाद वो दोनों लड़के उसी तरफ देखने के लिए चले जाते हैं जहाँ से आवाज आ रही थी। और जब वो दोनों लड़के वहाँ पर देखने जाते हैं तो वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। वहाँ पर 3 चुड़ैलें थी जो कि वहाँ के बर्तनों में से खून पी रही थी। उन्हें देखकर वो काफी ज्यादा डर जाते हैं कि तभी उनमें से एक चुड़ैल की नजर उन पर पड़ जाती है और वो चुड़ैल उन्हें देख लेती है। उन्हें देख उनकी दिल की धड़कनें काफी ज्यादा तेज हो जाती है और उन्हें उस कॉफी सेक्स वाले की बात भी याद आ जाती है। उन दोनों लड़कों को यह अफवाह लगती थी, लेकिन अब उन्होंने ये अपनी आंखों से देख लिया। वो तीनों चुड़ैलें उनके पीछे बढ़ जाते हैं, जिससे बचने के लिए वो दोनों लड़के काफी डरते हुए भाग रहे होते हैं और वो चुड़ैलें हवा में उड़ते हुए उनका पीछा कर रही होती है। वो दोनों लड़के भागते भागते बहुत ज्यादा थक जाते हैं, लेकिन तभी कुछ दूरी में उन्हें एक घर दिखाई देता है जिसे देखकर उन्हें काफी ज्यादा खुशी मिलती है और वो तेजी से दौड़ते हुए उस घर की तरफ जाने लगते हैं। और जल्दी से दौड़ते हुए वो दोनों लड़के घर के पास पहुंच जाते हैं और जल्दी से उस घर के दरवाजे को खोलकर उसके अंदर चले जाते हैं। दरवाजा बंद करने के बाद वो दोनों लड़के काफी ज्यादा गहरी सांस ले रहे होते हैं कि तभी दरवाजा बहुत जोर जोर से बजने लगता है। ऐसा लग रहा था कि कोई दरवाजे को तोड़ ही देगा और उन दोनों लड़कों को भी काफी ज्यादा डर लग रहा होता है। डर के मारे वो दोनों लड़के काफी ज्यादा कांप रहे होते हैं और उन्हें ये नहीं पता है कि अब उनके साथ आगे क्या होने वाला है। वो दोनों लड़के उस घर में छुपे हुए थे और डरे हुए थे। लेकिन उन्हें विंडो से कोई गुजरती हुई चुड़ैल दिखी, जिसकी वजह से वो और डर गए और उन्हें घर की हर तरफ से आवाजें आने लगी। दोनों लड़के डर के साथ कांप रहे थे और फिर एक लड़के ने पूछा, क्या तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तुम दोनों ने जंगल में आने से पहले इजाजत नहीं ली और जंगल के एक जानवर को भी मार दिया। ये तुम्हारी ही गलती है। तुमने ये करके हमें बहुत गुस्सा दिलाया है। लड़कों ने ये सुनकर उन चुड़ैलों से कहा, क्या हमें माफ कर दो, हम नहीं जानते थे ऐसा होगा। हम लोग जानते हैं तुम सुधर नहीं सकते, इसीलिए तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। दरवाजा फिर से बजने लगा और उनके सामने रखा टेबल भी बहुत जोर जोर से हिलने लगा। फिर एक लड़के के हाथ से टॉर्च गिर गई और उसकी आंखें लाल होने लगी और ऊपर की तरफ जा रही थी। दूसरा लड़का अपने दोस्त की ऐसी हालत देखकर डर गया और उस लड़की की उंगलियां भी टूट गई और उसका जिस्म हवा में उड़ने लगा और उसकी बॉडी की सारी हड्डियां टूट गई और वो नीचे गिर गया। दूसरा लड़का अपने दोस्त की मदद के लिए उसके पास आया, लेकिन वो जिंदा नहीं बचा था और उसको पता चल गया था अब मेरी बारी है, तो वो मदद के लिए बोलने लगा और फिर अचानक से वहाँ रखी टेबल रुक गई और हर तरफ खामोशी छा गई। और फिर अचानक से विंडो टूट गई और डोर भी टूट गया और हर तरफ अंधेरा और रोशनी हो रही थी और वो चुड़ैल उसके पास आ रही थी।
ओ गॉड, मेरी मदद करो। लेकिन चुड़ैल उसके करीब आती जा रही थी और चुड़ैल ने अपनी आंखें खोल ली और उसके चेहरे के पास जाकर वो रुक गई और बोलने लगी, यहाँ मदद के लिए चिल्लाना फजूल है, क्योंकि यहाँ कोई नहीं है। और फिर अंदर क्या हुआ वो किसी को नहीं पता। और सुबह को जंगल में एक वुडमैन गुजर रहा था जो लकड़ियाँ उठा रहा था, और वो एक घर के सामने रुका और अंदर जाकर देखा तो उसको वहाँ 2 लड़के मिलते हैं जो बहुत बुरी हालत में थे। और वो उनके करीब गया तो एक लड़के ने बोलने की कोशिश की कि सर, हमारी मदद करो। वुडमैन उन दोनों लड़कों को एक हॉस्पिटल में ले गए ताकि वो जिंदा बच सके। गांववासी भी उन दोनों लड़कों को देखने आए हुए थे। एक लड़के को होश आता है और वो अपने सामने एक आदमी को देखता है तो उससे पूछता है, मैं कहाँ हूँ? तुम विलेज के हॉस्पिटल में हो। तुम हमें सुबह जंगल के एक घर में मिले थे। अब तुम ठीक हो तो बताओ क्या हुआ था तुम दोनों के साथ? बेड में लेटे हुए लड़के उनको अपने साथ रात को होने वाली घटना सुनाई और आदमी ने सुनकर कहा कि तुम दोनों की बात से सहमत हूँ, पर तुम दोनों को जंगल में जाने से पहले परमिशन लेनी चाहिए थी। इस तरह से तुम दोनों सेफ रहते और वो चुड़ैल कुछ नहीं कहती। हाँ सर, हम ये बात मानते हैं और उनसे माफ़ी भी मांगते हैं। और उस आदमी ने लड़के को बहुत अजीब अंदाज में देखना शुरू कर दिया और बोला कि तुम दोनों को ऐसे ही रात में नहीं जाना चाहिए था और ना ही वहाँ कैंप फायर करना चाहिए था और ना ही खून की महक को छोड़ना चाहिए था, तो फिर तुम सेफ रहते। लड़का ये बातें सुनकर बहुत परेशान हो गया और सोच में पड़ गया। और फिर उसने देखा कि नर्स ने उस पर हाथ रखा है और वो उसकी तरफ देखता है। बॉयज, क्या तुम लोगों ने मेडिसिन ले ली है? और बाय द वे, ये वही आदमी है जिन्होंने तुम्हें बचाया है। तुम दोनों की हालत बहुत ज्यादा ही खराब थी। जब इन्होंने तुम्हें देखा तो ये तुम्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर आ गए। आपका बहुत शुक्रिया, लड़के ने ये बोला। और उस वुडमैन ने उस लड़के से पूछा कि तुम किससे बात कर रहे थे जबकि तुम्हारे दोस्त अभी सो रहे हैं और कोई भी नहीं है यहाँ। क्या कहा आपने? लड़के ने इधर उधर देखा तो उसको नर्स और वुडमैन के अलावा कोई और न मिला। लड़का बहुत डर गया था क्योंकि उसने जो देखा था आखिर वो क्या था, और जो उसने देखा वो जंगल की आत्माएं थी जो उनके मरने तक उनका साथ नहीं छोड़ रही थी। 11 दिसंबर की सुबह को आइकी लार्की अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकली। वो परेशान दिख रही थी और उसने दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजे के बंद होते ही अंदर से एक आवाज आई, शीको किया, तुम केक ले आओगी? तुम्हारे पापा आज रात को स्पेशली घर आ रहे हैं, तो इसीलिए जल्दी करो, लेट मत होना। आज तुम्हारे पापा का बर्थडे है, तो वो केक को देखकर बहुत खुश होंगे। और इसी के साथ ही शीनो अपने क्लासमेट के बर्ताव की वजह से भी परेशान थी और वो अपनी मम्मा को ये बता नहीं सकती थी। उसने अपने चेहरे को एक कपड़े से छुपा लिया और ट्रेन स्टेशन की तरफ चलने लगी। और 10 मिनट चलने के बाद उसको सीढ़ियां दिखाई दी जो बहुत ऊंची थी, और वो चलती रही और ट्रेन स्टेशन पहुंच गई। वो स्टेशन पहुंची जब एग्जैक्टली ट्रेन स्टेशन पे आई और शीहो
खुशी खुशी ट्रेन के अंदर बैठ गई। स्कूल इतना खास नहीं था और उसको चलाने का बजट भी बहुत कम था और इसके साथ ही शीहो को उसके क्लासमेट भी तंग किया करते थे और प्रिंसिपल भी शीहो को ही बातें सुनाया करता था, जबकि शीहो की कोई गलती नहीं थी। वो बहुत इनोसेंट थी क्योंकि उसकी मॉम ने इंग्लिश से शादी की थी और वो लो क्लास से थी इसीलिए। और 3 बजे शीहो और उसके क्लास फेलोज कंक्रीट और सैवेज की सफाई किया करते थे, जो कि बहुत मुश्किल का काम था और बदबू से भरा हुआ काम था और सब बहुत मेहनत से काम कर रहे थे। लेकिन शीहो को नहीं पता था कि उसके साथ अब क्या होने वाला है। रात होने वाली थी और सर्दी के कारण सबके हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे। अचानक से एक लड़का जिसका नाम जसू था, उसने शीनो से बुरे बर्ताव में बात करना शुरू कर दिया और चिल्लाते हुए कहा कि तुम गरीब और घटिया लड़की हो, तुम्हें तो मर जाना चाहिए। और उसने सैवेज की निकली गंदगी उसके चेहरे पर फेंक दी। पूरी क्लास उसकी ऐसे शक्ल देखकर हंसने लगी और उसका मजाक उड़ाने लगी। और उसी वक्त गुस्से से भरी शीहो ने उन सब को चिल्लाकर कहा कि मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, और भाग गई। उसके क्लास फेलोज उसके पीछे चिल्लाकर बताने लगे कि उसकी वजह से वो यहाँ है। वो ट्रेन स्टेशन पर पहुंच गई बिना अपनी ऐसी शक्ल की परवाह किए और सब लोग उसको देख रहे थे और उसमें से बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी। वो बस सिर्फ घर जल्दी जाकर नहाना चाहती थी ताकि उसका चेहरा साफ हो जाए। और उसी वक्त उसको केक याद आया। उसकी मम्मा ने उसको कहा था लाने के लिए और उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। और फिर उसने केक लाने के लिए वापस जाने का सोचा और चलने लगी। केक शॉप वालों ने उसको अंदर आने से मना कर दिया क्योंकि उसमें से बहुत बदबू आ रही थी। लेकिन उसको केक मिल गया था और वो वापस स्टेशन आई और अब वहाँ बहुत ज्यादा क्राउड था। वो बहुत मुश्किल से लोगों में से रास्ता बनाते हुए गुजर रही थी और वो जिसके पास भी जाती वो लोग धक्का देकर दुत्कार देते। और कई बार ऐसा ही हुआ क्योंकि सब लोगों को वो अजीब लग रही थी। और फिर किसी ने उसको धक्का दिया और वो उस वक्त ट्रेन की पटरी के करीब थी और उसी वक्त वो ट्रेन के रास्ते के सामने गिर गई और तेज रफ्तार ट्रेन ने उसके जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए और हर जगह खून ही खून हो गया। और फिर हर जगह खामोशी हो गई और उसके पेरेंट्स बहुत उदास हो गए क्योंकि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही और इस दुख से वो कभी भी उबर नहीं पाए। और उसके क्लास फेलोज ने उसकी मौत पर हंसना और मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, जैसे उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा उसकी डेथ की वजह से। वो लोग सच में बहुत जालिम थे। और फिर एक दिन वो लोग अपना काम खत्म कर रहे थे और ट्रेन स्टेशन गए घर जाने के लिए। आज इन लोगों ने अपना काम बहुत लेट खत्म किया था और इस वक्त स्टेशन पूरा खाली होता है
तो वहां हर जगह खामोशी थी और इन लोगों को नहीं पता था कि आज इनके साथ क्या होने वाला है। और फिर उन सब को एक अजीब सी आवाज आई जिसको सुनकर वो सब डर गए। एक लड़के ने पूछा, ये किसकी आवाज है? और दूसरी तरफ टिया ने कहा, वो देखो वहां कुछ है। और उसने अंधेरे की तरफ इशारा किया और उन्हें एक अजीब सी चीज अपने पास आती दिखाई दे रही थी जो कि बहुत डरावनी थी और वो अपने हाथों से चल रही थी। स्टूडेंट्स ने भागना शुरू कर दिया, लेकिन उस चुड़ैल ने उन सब लोगों को मारना शुरू कर दिया और उन सब के जिस्म को दो दो टुकड़ों में काट दिया। और वहां हर जगह खून ही दिखाई दे रहा था और ये शिन्हो थी जो उनको देखकर हंस रही थी और कह रही थी कि अब तुम सब लोगों को तुम्हारा फल मिल गया।